जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमाज कुंडली के 3 सूत्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम 3 सूत्रों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये 3 सूत्र नमाज कुंडली के कौन से होते हैं, जो अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर लगाओगे तो आपको अच्छे परिणाम इसके मिल सकते हैं। क्योंकि नमाज कुंडली हमारी आत्मा है और लगन कुंडली हमारा शरीर है। तो आत्मा जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही आपकी जन्म कुंडली अच्छे तरीके से वर्क करेगी। आपका शरीर उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आत्मा का परम लक्ष्य जो है वो इस धरती पर आने का अचीव हो जाएगा जब आपकी D9 वर्ग चार्ट नमाज कुंडली बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत होगी। तो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े नाम फेम हासिल किया है, उनकी नमाज कुंडली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन हम जो रिज़ल्ट हैं वो लगन कुंडली से ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, लेकिन नमाज कुंडली देखने का प्रयास नहीं करते। तो हम पहले नमाज कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, नमाज कुंडली का जो लगन है, नमाज कुंडली का लगन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि नमाज कुंडली का जो लगन है वो हमारी पर्सनैलिटी को भी बताता है, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बताता है, हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बताता है। इसलिए नमाज कुंडली का जो लगन है, लगन में बैठा हुआ ग्रह भी इम्पोर्टेंट होता है, नमाज कुंडली का लगन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो नमाज कुंडली का जो लगन है वो कौन सा है, किस राशि से वो उदय हो रहा है, वो राशि को आपको नोट करना है और देखना है कि वो राशि आपकी जन्म कुंडली यानी D1 चार्ट में कहाँ पर है। अगर वो राशि 6, 8, 12 में है तो आपका D9 जो चार्ट है वो कमज़ोर है। लेकिन अगर वो राशि त्रिकोण के भाव में आ रही है, केंद्र के भाव में आ रही है, तो आपका D9 चार्ट बहुत अच्छा है। मान लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि नमाज कुंडली का जो लगन है कन्या लगन है। लेकिन कन्या लगन अगर आपके छठे घर में D1 में आ रहा है तो यानी आपका मेष लगन हुआ D1 का मेष लगन हुआ, तभी छठे घर में कन्या राशि आएगी। तो यानी कहीं ना कहीं वो जो D9 का लगन है कहीं ना कहीं कमजोरी लिए हुए होगा। तो D9 का जो लगन छठे घर का बन रहा है वो काफ़ी समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि छठा घर एक तरह से वाद विवाद का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। क्योंकि नमाज कुंडली से हम अपने जीवन साथी का विचार भी करते हैं। तो अगर छठे घर का ही लगन उदय होगा तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या दे सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि D9 का लगन आपकी जन्म लगन का कौन सा घर बन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे सूत्र की बात करें तो हमें ये देखना है कि नमाज कुंडली में ज़्यादातर ग्रह आपके कौन सी राशियों में है, क्या वो उच्च राशियों में है, नीच राशियों में है, मित्र राशियों में है, शत्रु राशियों में है। आपने सबसे पहले ये देख लेना है, आपने परसेंटेज निकाल लेनी है कि हमारे 3 प्लैनेट मित्र राशियों में बैठे हुए हैं और 2 ग्रह हमारे उच्च राशियों में बैठे हुए हैं, बाकी सम राशियों में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने देखा कि 2-3 प्लैनेट आपके नीच राशियों में बैठे हुए हैं, बाकी 2-3 प्लैनेट आपके जो शत्रु राशियों में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नमाज कुंडली कमज़ोर रहेगी। और तीसरे सूत्र में आपको देखना है, तीसरे सूत्र में आपको ये देखना है कि राहु केतु का संबंध किस प्लैनेट के साथ बन रहा है। अगर राहु केतु का संबंध D9 वर्ग चार्ट में चंद्रमा के साथ बनता है या फिर सूर्य के साथ बन जाए तो वो नमाज कुंडली कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्र हमारी इनर स्ट्रेंथ भी है। दोनों प्रकाश रूपी प्लैनेट हैं जो हमें इनर स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, अंदरूनी शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए राहु केतु का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वो कुंडली कमज़ोर मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगी, लेकिन कमज़ोर रहेगी। हमारी जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा अचीवमेंट है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम इस जीवन में करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी। और यहाँ तक कि चंद्र और सूर्य के साथ शनि का संबंध भी नहीं बनना चाहिए। चंद्र और सूर्य के साथ शनि का संबंध अगर D9 वर्ग चार्ट में बनता है तो वो भी नमाज कुंडली कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र और सूर्य जितने ज़्यादा प्रबल होंगे, जितने ज़्यादा प्रकाशमय होंगे, जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों के साथ होंगे, उतनी नमाज कुंडली ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो ये 3 गोल्डन रूल मैंने आपको बताए हैं
इसको आप सामान्य रूल भी कह सकते हो और गोल्डन रूल भी कह सकते हो, लेकिन ये अच्छे वर्क करते हैं। इसको आपको जरूर आजमाना चाहिए। राहु केतु का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु केतु अगर शुभ भावों के स्वामियों के साथ संबंध बनाकर D9 में बैठ जाएं तो उत्तम रिजल्ट देते हैं, राजयोग की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन अगर बुरे भावों के साथ संबंध बनाकर 6, 8, 12 भावों के साथ संबंध बनाकर D9 में बैठ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। वो उस नवांश कुंडली की पावर को कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। इसलिए आप जितने बड़े उद्योगपतियों की, जितने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ उठाकर देखोगे तो आप देखोगे कि राहु केतु का संबंध D9 चार्ट में योग कारक प्लैनेट के साथ बना हुआ है। केंद्र या त्रिकोण के स्वामी जो शुभ कारक है, शुक्र हो गया केंद्र या त्रिकोण का स्वामी, उसके साथ राहु केतु का संबंध बनता है तो अति शुभकारी रिजल्ट देता है। तो ये सब बातें आपको नवांश कुंडली में देखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको ये सब बातें पसंद आती हैं और आपको लगता है कि ये हम पर लागू हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।